नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की एक और क्लास में। तो दोस्तों आज हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में देखेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 65 से आगे हम पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन जनरल और लेटर पोस्ट आइटम्स। ठीक है, जितनी भी लेटर पोस्ट आइटम्स है क्लॉज 6 में जो हमने पढ़ी थी, लेटर पोस्ट में जो जो आइटम्स आती है, बुक पैकेट, स्मॉल पैकेट, न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, तो उन सभी को रजिस्टर किया जा सकता है। और पोस्टेज, ठीक है, क्लॉज नंबर 66 है पोस्टेज। डाक शुल्क क्या रहेगा? रजिस्टर्ड आर्टिकल, जितने भी रजिस्टर्ड आर्टिकल होंगे उनमें पोस्टेज प्लस रजिस्टर्ड फीस जो है वो आपको फुली प्रीपेड होनी चाहिए। विदाउट फुली प्रीपेड वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। और रजिस्टर्ड फीस प्लस पोस्टेज प्लस अदर फीस, एयर सरचार्ज, एक्नॉलेजमेंट फ़ीस। ठीक है, तो जब पोस्टेज आप पे करेंगे उसका, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी, पोस्टेज और जो भी अलग फ़ीस होती है, एयर सरचार्ज, अगर आप बाय एयर भेजना चाहते हैं तो एयर सरचार्ज देने होंगे, और एक्नॉलेजमेंट देना होगा अगर आप एडवाइस ऑन डिलीवरी लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आगे है अनपेड एंड अनसफिशेंटली पेड। यदि अनपेड है रजिस्टर्ड आर्टिकल या फिर अनसफिशेंटली पेड है, थोड़ा पे किया है, थोड़ा नहीं किया है, ऐसे आर्टिकल्स को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फुली प्रीपेड होना ज़रूरी है। अब है क्लॉज नंबर 67 आगे, मेकअप और पैकिंग किस प्रकार से होगी रजिस्टर्ड आर्टिकल की। सबसे पहले उसमें सुपरस्क्राइब्ड ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए आर्टिकल में रजिस्टर्ड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बोल्ड में होना चाहिए लिखा हुआ, बोल्ड लेटर्स में, बड़े अक्षरों में। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। ठीक है, कहाँ पे लिखा होना चाहिए? टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एड्रेस साइड के, वो भी इंक से लिखा होना चाहिए। ठीक है, आगे है नॉट ऑन ट्रांसपेरेंट पैनल एनवलप। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवलप जो होते हैं लिफाफे, उनमें नहीं होना चाहिए। एडिसिव टेप यूज टू क्लोज रजिस्टर्ड आइटम्स। ठीक है, और जो चिपकाने वाला टेप है उसको यूज़ किया जाता है रजिस्टर्ड आइटम्स को बंद करने के लिए। नाम, मार्क, स्टैम्प्स और सिग्नेचर ऑफ सेंडर जो है उसमें लिखे हुए होने चाहिए, लगे हुए होने चाहिए आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल में। आगे बढ़ते हैं, मैनर ऑफ पोस्टिंग, किस प्रकार से पोस्ट करना है रजिस्टर्ड आर्टिकल को। सबसे पहले हैंड ओवर एट काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, जैसे हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में इनलैंड आर्टिकल्स के साथ करते थे, आपको हैंड ओवर कर देना है आर्टिकल को आके पोस्ट ऑफिस काउंटर में, और जो सेंडर है उनको एक रिसिप्ट मिलेगी आपके रजिस्ट्रेशन आर्टिकल की, रजिस्टर्ड हो गया है आर्टिकल उसकी। रजिस्टर्ड आइटम्स आर क्लोज्ड बाय एडिसिव टेप, जैसे हमने इससे पहले भी देखा था, चिपकाने वाली जो टेप है उससे रजिस्टर्ड आर्टिकल बंद किए जाते हैं। डेट स्टैम्प शैल बी फिक्स्ड ऑन इट, और उस टेप के ऊपर जो है डेट स्टैम्प लगी होनी चाहिए। ठीक है, आगे है क्लॉज नंबर 69, एडवाइस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, एक्नॉलेजमेंट को ही एडवाइस ऑफ डिलीवरी बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट इसे इनलैंड में बोलते हैं, और फॉरेन पोस्ट में इसे एडवाइस ऑफ डिलीवरी कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है? एक्नॉलेजमेंट फ़ीस पे करनी होती है, और अटैच एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म। ठीक है, और आपने आर्टिकल के साथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म आपको अटैच करना होता है, जो कि फिल्ड होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए रोमन कैरेक्टर्स में, रोमन कैरेक्टर्स में भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप फॉरेन मेल में भेज रहे हैं, आप हिंदी में नहीं भर सकते उसे, या फिर किसी अन्य लोकल लैंग्वेज में नहीं भर सकते इंडिया के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंडर्स नेम एंड एड्रेस इन रोमन कैरेक्टर इज़ कंपलसरी। ठीक है, और रोमन लेटर्स में सेंडर का नाम और एड्रेस लिखा हुआ होना अनिवार्य है। और एवीसी रिसेप्शन, ठीक है, ये वाला वर्ड भी आप लोग याद रखें, जैसा कि मैं पिछली 2 क्लासों से बोलता आ रहा हूँ, जो भी ये वर्ड्स आते हैं, एवीसी रिसेप्शन। ठीक है, तो एक ये वर्ड है जो कि AR स्टैम्प के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये होता है एडवाइस ऑन डिलीवरी के लिए यूज़। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो आगे है एडवाइस ऑफ डिलीवरी के लिए एवीसी रिसेप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे है बोल्ड लेटर्स से लिखा होना चाहिए, ये भी एड्रेस साइड पे, जहाँ पे आप रजिस्टर्ड लिखेंगे उसके बिल्कुल नीचे लिखा होना चाहिए, इन केस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड आइटम इन एनवलप। ठीक है, अगर ऐसे एनवलप मानकीकृत जो स्टैंडर्डाइज्ड लिफाफे उनमें अगर आपकी वस्तु है तो एविस डी रिसेप्शन लिखा होना चाहिए। ठीक है,
AVSD रिसेप्शन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा होना चाहिए, बिलो सेंडर एड्रेस, सेंडर की एड्रेस के नीचे लिखा होना चाहिए। आगे है फॉर कैलकुलेटिंग पोस्टेज, पोस्टेज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एयर सरचार्ज, ठीक है, एयर सरचार्ज जितना भी है आपका वो अमाउंट लिखेंगे, प्लस एक्नॉलेज, जो आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है उसका वेट लिखेंगे और उसके हिसाब से आपका पोस्टेज कैलकुलेशन होगा। एडवाइस ऑफ डिलीवरी चार्ज, एडवाइस ऑफ डिलीवरी चार्ज है मेंशन ऑन आइटम विद अदर चार्जेस, और आइटम पे ये लिखा होना चाहिए अदर चार्जेस के साथ में। आगे हमारा क्लॉज नंबर 70 पीओ गाइड पार्ट 2 जो कि है हमारा डिलीवरी, डिपेंड्स ऑन इंटरनल रेगुलेशंस, आंतरिक जो उनके नियम हैं उन पर डिपेंड करता है किस प्रकार से वहाँ पे डिलीवरी होगी। इनवर्ड फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है, जो भी इनवर्ड फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल है, ऐसे रजिस्टर्ड आर्टिकल जो कि भारत में आए हैं डिलीवर होने के लिए, उनको सेम इनलैंड पोस्ट की तरह ही डिलीवर करेंगे। जैसे इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को डिलीवर करते हैं वैसे ही उन्हें भी डिलीवर करेंगे आफ्टर रिकवरी ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस फीस एंड अदर, क्योंकि वो आर्टिकल आपके जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है वो विदेश से आए। अगर आपका जो आर्टिकल है उसमें कोई भी ऐसा कंटेंट होता है जिसमें कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ती है तो कस्टम ड्यूटी चार्जेस लेंगे, कस्टम क्लियरेंस चार्ज लेंगे और अदर फीसेस जो भी उसमें रिक्वायर्ड होगी उनके बाद उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। आगे है लाइबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का क्या दायित्व है रजिस्टर्ड के मामले में, रजिस्टर्ड ओनली फॉर लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, सिर्फ लॉस अगर आपका हो जाता है, गुम हो जाता है आपका आर्टिकल या फिर नुकसान हो जाता है रजिस्टर्ड आर्टिकल तो ही दायित्व है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन, वो भी यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के अनुसार पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट लाइबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट, ठीक है, और जो पोस्ट ऑफिस है यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के अनुसार जो भी रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट है उनकी लाइबिलिटी को स्वीकार करता है, उनके प्रति दायित्व को स्वीकार करता है। अप टू कितने तक के, फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल, रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए 220 रुपये तक के, और फॉर रजिस्टर्ड बल्क बैग 1110 तक के, ठीक है। कोई दायित्व नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, किस केस में कोई दायित्व नहीं है, आर्टिकल सीज्ड बाय कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य के देश द्वारा आर्टिकल को जब्त कर लिया गया है तो उसमें पोस्ट ऑफिस का कोई दायित्व नहीं है जहाँ पे आप बुक करेंगे। फॉर कस्टम डिक्लेरेशन और डिसीजन ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, या फिर कस्टम डिक्लेरेशन जो आप फॉर्म भरेंगे कस्टम डिक्लेरेशन के लिए उसके चलते उसको अगर आर्टिकल को बंदी बना के रखा है, डिटेंशन में रखा है उसलिए, या फिर कस्टम डिपार्टमेंट का वो अगर निर्णय है तो भी पोस्ट ऑफिस की कोई लायबिलिटी नहीं है। आगे पेमेंट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है, क्षतिपूर्ति का भुगतान किस प्रकार से होगा, पेबल टू सेंडर, सेंडर को ये पे किया जाएगा। इफ़ सेंडर वांट्स, अगर सेंडर चाहता है तो ये एड्रेसी को भी पे किया जा सकता है। आगे है क्लॉज नंबर 75 सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ लॉस्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है, बाद में खोई हुई पंजीकृत वस्तु की वसूली। आफ्टर पेमेंट ऑफ इंडेमनिटी पार्शली और फुली, यदि जो आपका लॉस्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल था वो मिल गया है वसूली के बाद में तो क्या होगा, सबसे पहले जो कंडीशन है वो है क्षतिपूर्ति के भुगतान के बाद, चाहे भुगतान आंशिक रूप से किया गया है या फिर पूरे रूप से किया गया है। अगर उस भुगतान करने के बाद मिल जाता है आपका आर्टिकल, पर्सन वांट्स डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, और जो एड्रेसी है वो डिलीवरी चाहते हैं आर्टिकल की, तो प्रीपेमेंट ऑफ इंडेमनिटी इन 3 मंथ्स, ठीक है, जो उनको इंडेमनिटी का भुगतान किया गया था उसकी 3 महीने के अंदर आप वापस भुगतान कर दें। अगर आपने वो भुगतान कर दिया, इफ़ रिपेज आर्टिकल गिवन, ठीक है, आर्टिकल दे दिया जाता है अगर उन्होंने वो भुगतान कर दिया है। अगर नहीं करते हैं भुगतान, इफ़ नॉट, तो प्रॉपर्टी ऑफ पोस्ट ऑफिस बन जाता है वो आर्टिकल। उसके बाद पोस्ट ऑफिस की मर्ज़ी जो भी करे आर्टिकल के साथ। आगे कंपल्सरी इंश्योरेंस, कंपल्सरी इंश्योरेंस किस किस चीज़ का है, क्लॉज नंबर 78, ठीक है, 78 में देखेंगे हम। आगे है सेक्शन डी इंश्योरेंस, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। ओनली लेटर्स कैन बी इंश्योर्ड इन फॉरेन पोस्ट, विदेशी डाक में केवल पत्रों का बीमा किया जा सकता है, सिर्फ लेटर पोस्ट का बीमा किया जा सकता है, पार्सल का नहीं किया जा सकता। नॉट अवेलेबल टू ऑल कंट्रीज़, और सभी देशों के लिए उपलब्ध नहीं है इंश्योरेंस। सेक्शन 13 में आप देखेंगे कौन कौन से वो देश है जहाँ के लिए
इंश्योरेंस उपलब्ध नहीं है। इंश्योर्ड लेटर शुड कंटेन कस्टम ड्यूटी आर्टिकल, बीमित पत्रों में कस्टम ड्यूटी लेख होना चाहिए, तभी उसका इंश्योरेंस किया जा सकता है। इफ़ सेंट कस्टम डिक्लेरेशन मस्ट फॉर कंट्रीज विच डोंट एडमिट ड्यूटेबल गुड्स, ठीक है, यदि भेजा जाता है तो कस्टम डिक्लेरेशन का होना बहुत अनिवार्य है, वो खासतौर से उन देशों के लिए जो कि ड्यूटेबल गुड्स को स्वीकार नहीं करते हैं अपनी जगह पे, ऐसे गुड्स को स्वीकार नहीं करते, जो ऐसे सामानों को अपने पास स्वीकार नहीं करते हैं जिनमें कोई शुल्क लगे या फिर कोई टैक्स लगे। आगे क्लॉज नंबर 77, इंश्योर्ड वैल्यू एंड इंश्योरेंस फॉर इनलैंड ट्रांसमिट, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट वेरीज अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन रूट, अधिकतम राशि गंतव्य मार्ग के अनुसार होती है। फॉर इंडिया दिस इज़ 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपए है फॉर इंडिया के लिए। कंट्री इन विच इंश्योरेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ऐसी कंट्रीज़ जिनमें इंश्योरेंस एक्सेप्टेड नहीं है वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है, अप टू इंडिया, जब तक कि आपका आर्टिकल है इंडिया में है, ठीक है, तब तक उसे इंश्योर्ड लेटर के रूप में माना जाएगा। और जैसे ही बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर चला जाता है तो उसे रजिस्टर्ड लेटर के रूप में माना जाएगा। आप इसे ऐसे समझिए, ऐसी कंट्री के लिए आप आर्टिकल भेज रहे हैं इंश्योर्ड करके जिस कंट्री में वो मान्य नहीं है इंश्योरेंस, तो जब तक आपका आर्टिकल भारत में ट्रैवल कर रहा है तो वो इंश्योर्ड होगा। जैसे ही वो भारत की सीमा से बाहर जाता है तो उसे रजिस्टर्ड लेटर के रूप में माना जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल लेफ्ट इंडिया, ऐसे आर्टिकल जो कि भारत से जा चुके हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनका पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इस प्रूफ के तौर पे कि आर्टिकल जो है इंडिया से बाहर जा चुका है दूसरी कंट्री के लिए, ठीक है। आगे, नो आर्टिकल शुड बी इंश्योर्ड फॉर वैल्यू हायर देन वैल्यू ऑफ कंटेंट, ठीक है। ऐसा सामग्री का, जो भी आप सामग्री भेज रहे हैं उसका जो मूल्य है उससे अधिक किसी भी वस्तु का बीमा नहीं हो सकता है। अगर आप 10,000 का आइटम भेज रहे हैं तो आप उसका 1 लाख का बीमा नहीं करवा सकते, ठीक है। आगे, कंपल्सरी इंश्योरेंस जो कि हमने पीछे भी देखा था क्लॉज 75। तो कंपल्सरी इंश्योरेंस है किस किस चीज़ के लिए? कॉइन्स के लिए, बुलियंस के लिए, बैंक नोट, करेंसी नोट, चेक्स, प्लेटिनम, प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी। अगर आप ऐसी चीज़ें भेजते हैं तो आपका कंपल्सरी है, आपको इंश्योरेंस करवाना ही करवाना है, और फुल इंश्योरेंस करवाना है उनका बैंक नोट्स और करेंसी नोट्स का, गोल्ड कॉइन और बुलियंस का, ठीक है। फॉर कंट्रीज़ नॉट एक्सेप्टिंग इंश्योर्ड आर्टिकल, ऐसी कंट्रीज़ अब जो बीमित लेख स्वीकार नहीं करती है, उन देशों में क्या किया जाएगा इन आर्टिकल्स का? शुड बी इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल वैल्यू अप टू इनलैंड ट्रांसमिट, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ इंश्योर्ड आर्टिकल्स नहीं मानती है, फिर भी इंश्योर्ड करना ज़रूरी है अगर आप ये चीज़ें भेज रहे हैं। कहाँ तक? जहाँ तक इनलैंड ट्रांजिट है, जहाँ तक कि ये आर्टिकल भारत की सीमाओं में ट्रेवल करता है, वहाँ तक इसका इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। और जो इंश्योरेंस होगा वो इनलैंड पोस्टल रेट्स पे होगा, अंतरराष्ट्रीय पे नहीं होगा, इनलैंड पे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है डाक पोस्टेज। सबसे पहले है लेटर्स के लिए पोस्टेज चार्जेस लिए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंश्योरेंस फीस, एडवाइस ऑफ डिलीवरी यानी कि एक्नॉलेजमेंट ली जाएगी अगर इफ़ एप्लीकेबल, यदि चाहते हैं तो। आगे है रजिस्टर्ड लेटर, पंजीकृत पत्र में, इंश्योर्ड फॉर इनलैंड ट्रांजिट ओनली, इनलैंड ट्रांजिट के लिए ही इंश्योर किए जा सकते हैं। इंश्योरेंस फी चार्ज एट इनलैंड रेट, ठीक है। जो रजिस्टर्ड लेटर भेजेंगे आप वो इनलैंड रेट पे भेजेंगे जब आप भारत की सीमाओं के अंदर तक के लिए ही उसे इंश्योर्ड कर रहे हो। अगर आगे फुली प्रीपेड, पूरी तरीके से प्रीपेड होने चाहिए। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड अगर है तो एक्सेप्टेड नहीं है वो इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस आप करवाना चाहते हैं तो आपको फुली प्रीपेड आपके आर्टिकल होने चाहिए। डायमेंशन क्या रहेंगे इंश्योर्ड लेटर के? वही रहेंगे सेम एज लेटर, जो हमने लेटर्स में सबसे पहले पढ़ा है, सेम वैसे ही डायमेंशंस रहेंगे सबके। आगे है मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट कितना रहेगा? मैक्सिमम वेट 2 kg तक आप भेज सकते हैं। मेकअप और पैकिंग इंश्योर्ड लेटर्स की, जो आपका एनवलप है, लिफाफा है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सील्ड होना चाहिए, ठीक है। मुहर बंद होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए।
पैकिंग कैसी होनी चाहिए? पैकिंग मेड इन वन पीस, एक पीस में बनी हुई होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई कलर बॉर्डर होने चाहिए आपकी पैकिंग में। ठीक है, आगे है नंबर 2 पे सरफेस सील्स, सफिशेंट सील्स लगी होनी चाहिए। सेम वैक्स इन सील में भी सेम वैक्स लगी होनी चाहिए और कैन नॉट यूज फॉर सीलिंग, सेम वैक्स कैन नॉट यूज़ फॉर सीलिंग। ठीक है, सेम जो आपके वैक्स है वो सीलिंग के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। सफिशिएंट सील्स आपके पास लगी हुई होनी चाहिए, मुहरें जो है पर्याप्त रूप से लगी हुई होनी चाहिए आपके इंश्योर्ड आर्टिकल में। आगे है सील, पोस्टेज, अदर लेबल्स। ठीक है, सील, पोस्टेज और अदर लेबल्स के लिए आपके आर्टिकल में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, आगे है स्पेस फॉर हाइडिंग डैमेज, फॉर नॉट हाइडिंग डैमेज और नॉट फॉर इंश्योर्ड लेबल। ठीक है, स्पेस जो है वो आपका नुकसान को छिपाने के लिए नहीं होना चाहिए और ना ही इंश्योर्ड लेबल को के लिए होना चाहिए। आगे है इंश्योर्ड बॉक्स। इंश्योर्ड बॉक्स की कैसी प्रकार से की जाएगी पैकिंग? वुड, मेटल या फिर प्लास्टिक बॉक्स होना चाहिए सबसे पहले तो, और जो वॉल है बॉक्स की वो 8 mm चौड़ी तो होनी चाहिए, 8 mm थिक होनी चाहिए। टॉप एंड बॉटम कवर्ड विद वाइट पेपर, ऊपर और नीचे श्वेत पत्र से ढका हुआ होना चाहिए आपका इंश्योर्ड बॉक्स, जिसमें कि एड्रेस ऑफ एड्रेस ही लिखा हो, डिक्लेरेशन हो इंश्योर्ड बॉक्स की और ऑफिशियल स्टैंप्स लगी हो। सील्ड ऑन 4 साइड्स, और चारों पक्षों से वो मुहर बंद हो आपका आर्टिकल, कौन सा? इंश्योर्ड बॉक्स। आगे चलते हैं मेथड ऑफ एड्रेसिंग, क्लॉज नंबर 83। सबसे पहले शुड नॉट बी एड्रेस टू इनिशियल्स। ठीक है, इनिशियल्स को जो है वो एड्रेस नहीं होना चाहिए आपका आर्टिकल, कोई भी करेक्शन नहीं होनी चाहिए, पेंसिल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए एड्रेस लिखने में। और एड्रेस ऑन आर्टिकल, पते पर आप लिखते हैं वो आर्टिकल पे ही आपका पता लिखा होना चाहिए, है ना, अलग से नहीं होना चाहिए लिखा हुआ। इंश्योर्ड वैल्यू, ठीक है, बीमित मूल्य जो है रिटन बाय इंक, इंक के द्वारा ही लिखा होना चाहिए, ये पेंसिल के द्वारा नहीं होना चाहिए। वर्ड्स प्लस फिगर, शब्दों और अंकों दोनों में लिखा होना चाहिए और शब्द आपके रोमन में होने चाहिए, फिगर्स अंक आपके अरेबिक में होने चाहिए। टॉप ऑफ एड्रेस, साइड ऑफ कवर, कवर के पते के शीर्ष की ओर ये लिखे हुए होने चाहिए। रोमन लेटर, अरेबिक फिगर, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। इंडिकेशन होना चाहिए, शेप फॉर एफेक्सिंग ऑफिशियल लेबल और इंडिकेशन मस्ट। ठीक है, संकेत और आधिकारिक लेबलों या फिर संकेतों को लगाने के लिए स्थान होना चाहिए। मैनर ऑफ पोस्टिंग, किस प्रकार से पोस्ट करेंगे? सेम रजिस्टर्ड के लिए जैसे करते हैं, प्रेजेंटेड एट काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर आपको, ऑथोराइज्ड पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे आपको प्रेजेंट करना है आर्टिकल, और इसके लिए भी आपको एक रिसिप्ट मिलेगी अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस की, कि कितने की आपने इंश्योरेंस करवाई है। आगे है लाइबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की क्या लाइबिलिटीज़ है? कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज, नुकसान क्षति के लिए मुआवजा कितना रहता है? कंपनसेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज। कंपनसेशन उतना रहेगा जितना आपका लॉस हुआ है या फिर डैमेज हुआ है। ठीक है, आगे है इनडायरेक्ट लॉस और प्रॉफिट लॉस। ठीक है, यदि आपका इनडायरेक्ट लॉस है या फिर प्रॉफिट लॉस है, ऐसा लॉस है आपका प्रॉफिट लॉस, यानी कि उस जो आपके आर्टिकल है उससे आपको आगे जाके भविष्य में कोई प्रॉफिट होना था, वो आपकी कंपनसेशन में कवर नहीं किया जाएगा। या फिर इनडायरेक्ट लॉस भी वैसा ही है, उस आर्टिकल के चलते आपको किसी और चीज़ की वहाँ पे कोई हानि हो गई तो वो आपका इनडायरेक्ट लॉस है, उसे भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट लॉस और प्रॉफिट ऑफ लॉस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए अपने मुआवजे को, कंपनसेशन को। आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर इनलैंड ट्रांजिट, ऐसे आर्टिकल जो कि इनलैंड ट्रांजिट के लिए, यानी कि जब तक वो भारत में थे तब तक के लिए उनका बीमा करवाया गया था, तो उनका क्या होगा? उनका होगा कंपनसेशन लिमिटेड टू रजिस्टर्ड आर्टिकल। यदि वो भारत कम से बाहर, इफ़ आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर अगर उनको लॉस हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, तो रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए जो कंपनसेशन मिलता है तो उतना ही उन्हें मिलेगा। यदि इडिमनिटी इज़ पेबल टू सेंडर, ठीक है, प्रतिपूर्ति जो है उनकी वो सेंडर को दी जाएगी, ओरिजिन ऑफ पोस्ट ऑफिस में उसे भेजा जाएगा। इफ़ डिलीवर्ड लॉस्ट और डैमेज टू एड्रेसी, अगर डिलीवरी किया जाता है आर्टिकल खोया हुआ या फिर क्षतिग्रस्त, तो आपको जो डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे क्षतिपूर्ति पे की जाएगी। थर्ड पार्टी, इफ़ इंटरनल लेजिस्लेशन अलाउड, ठीक है,
जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ तभी थर्ड पार्टी को तभी मिल सकता है जो इंडिमनिटी है, क्षतिपूर्ति है, अगर इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है वहाँ की वो अलाउ करते हैं। अगर वो अलाउ नहीं करेगी तो या फिर सेंडर को मिलेगा, अगर वो लॉस और डैमेज जो कंटेंट है उसकी डिलीवरी हो चुकी है तो डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस को मिलेगा। आगे है डी, नो कंपनसेशन, कोई मुआवजा नहीं है यदि इंटरनल रेगुलेशंस, आंतरिक जो उनके नियम हैं उनके अगेंस्ट आपका आर्टिकल जाता है तो, या फिर इंटरनेशनल पोस्टल आईडी कार्ड है तो भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट, किसको, ये एक्सेप्शन बहुत है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, तो एक्सेप्शन है एक इसमें, एडवांस कंप्लेंट अबाउट इरेगुलरिटीज़, ठीक है, अगर इरेगुलरिटीज़ को लेकर एडवांस कंप्लेंट की गई है तो, और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, या फिर डिलीवरी होने के तुरंत बाद कंप्लेंट की जाए तो मिल सकता है, या फिर एडवांस कंप्लेंट की गई है अगर इरेगुलरिटीज़ होती है वहाँ पे तो मिल सकता है कंपनसेशन, ठीक है। बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कब कब नहीं मिलेगा, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, डाक प्रशासन के नियंत्रण से परे है अगर वो तब, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जो आर्टिकल कैन नॉट बी ट्रेस, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, वो तबाह हो गए हैं, विनाश हो गया उनका और आर्टिकल को ट्रेस नहीं किया जा सकता है तब। नेग्लिजेंस ऑफ सेंडर, ठीक है, सेंडर की अगर प्रेषक की लापरवाही रही है गलती में फिर भी नहीं मिलेगा आपको। प्रोहिबिटेड आर्टिकल भेज रहे हैं आप या फिर कंटेंट भेज रहे हैं जो कि क्लॉज नंबर 193 से 97 में देखेंगे तो भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं है। फ्रॉडेंटली इंश्योर्ड, ठीक है, सम ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, धोखाधड़ी से आपने बीमा करवा दिया है, आपके बीमा की राशि कम बनती थी पर आपने ज़्यादा में करवा दिया है, जैसा हम पहले भी कह रहे थे, ये 10,000 के मूल्य का आप आर्टिकल भेज रहे हो और 1 लाख का आप बीमा करवा रहे हो तब भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इंक्वायरी विद इन ईयर, और आप अगर विद इन ईयर आप इंक्वायरी नहीं करते हो तो भी। पोस्ट ऑफिस डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, और जो पोस्ट ऑफिस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, कस्टम डिपार्टमेंट अगर आपके आर्टिकल को जब्त कर लेता है तो उसकी पोस्ट ऑफिस कोई गारंटी नहीं लेता है। क्लॉज नंबर 86 है, सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ लॉस्ट इंश्योर्ड आर्टिकल, खोए हुए बीमित लेख की बाद में अगर वसूली करते हैं तो कैसे होगी, इफ़ कंपनसेशन इज़ मोर देन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, यदि जो मुआवजा है वो वास्तविक मूल्य से अधिक है तो रिफ़ंड करना होगा, ठीक है, अपना आर्टिकल ले जाइए, और फ्रॉड किया है आपने तो आपको कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। आगे है रीपेमेंट ऑफ कंपनसेशन, रीपेमेंट ऑफ कंपनसेशन जो है सेंडर और एड्रेसी देंगे, अगर नहीं देते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ पोस्ट ऑफिस हो जाएगी, ठीक है। आगे है पेनल्टी, क्या पेनल्टी लगेगी, सबसे पहले नॉट एक्सेप्टेड, अगर इंटरनल जो आंतरिक कानून है उनके विरुद्ध में है तो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और अनइंश्योर्ड आर्टिकल रिसीव फ्रॉम फॉरेन, अनइंश्योर्ड आर्टिकल रिसीव किया गया है फॉरेन से, और इंश्योरेंस लेस देन एक्चुअल वैल्यू है, या फिर इंश्योरेंस जो है उसका एक्चुअल वैल्यू से कम है तो उसे आप फॉरवर्ड डेस्टिनेशन के लिए आप भेज देंगे। एड्रेसी पे फीस एट इनलैंड रेट, जो प्राप्त करता है वो भुगतान करेंगे इनलैंड रेट्स पे, जो भी वहाँ के इनलैंड रेट्स होंगे उन पे वो भुगतान करेंगे उनका। और इफ़ कस्टम अथॉरिटी, ठीक है, यदि कस्टम अथॉरिटी जो है हाई कस्टम अथॉरिटी है वो होती है, अगर नहीं होती है तो रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आज की क्लास में, बस इतना ही। इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में देखा हमने कि किस प्रकार से आप आर्टिकल को रजिस्टर करेंगे, इंश्योर करेंगे, कैसे भेजेंगे उसे, कैसे उसकी पैकिंग होनी चाहिए। सिमिलर है पैकिंग वगैरह सभी कुछ पीओ गाइड पार्ट 1 की तरह ही, बस थोड़ा सा हेर फेर है, वो आपको हल्का सा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी है कि अगर विदेश को जाते हैं तो क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए। बाकी हम मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, हैव अ गुड डे।